हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रॉयल एकेडमी। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर ऑफ मार्च मंथ, जिसमें पहला टॉपिक है एनहांसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट है नागालैंड गवर्नमेंट का विद वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की हेल्प से नागालैंड गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और इसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है दैट इज USD 68 मिलियन। और इसको नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा वर्ल्ड बैंक के साथ इनिशिएट किया जा रहा है और इसका नाम है एनहांसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज प्रोजेक्ट। अगर इसकी बात करी जाए, इसका एम क्या है? इसका एम है टू इम्प्रूव टीचिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना है और जो इन्वायरमेंट है स्कूल्स का उसको इम्प्रूव करना है। इसका नाम है एनहांसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज प्रोजेक्ट और it will also provide technology support to hybrid and online learning. So it is the initiative of Nagaland government with the help of World Bank. So very important. Next, India's top trade partner. अगर बात करी जाए इंडिया के टॉप ट्रेड पार्टनर्स की, तो रिसेंटली एक प्रोविजनल डाटा जो है वो यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें इंडिया का जो ट्रेड है बिटवीन चाइना इट इज 77.7 बिलियन। और अगर बात करी जाए चाइना की, तो चाइना ने अब अपनी पोजीशन रीगेन कर ली है। जैसा कि आपको पता था, इंडिया और चाइना के बीच में कुछ टाइम तक जो एक्सपोर्ट को लेके इश्यूज थे वो काफ़ी बढ़ चुके थे और चाइना ने अभी अपनी पोजीशन जो है उसको रिगेन कर लिया है एंड इट बिकेम द टॉप ट्रेड पार्टनर इन 2020। और अगर बात करी जाए यूएसए की, तो यूएसए का जो ट्रेड है इंडिया के साथ इट इज 75.9 बिलियन एंड इट इज इन द रैंक ऑफ सेकंड रैंक पे है यूएसए एंड थर्ड रैंक पे है यूएई। नेक्स्ट इज अंजलि भारद्वाज। तो अंजलि भारद्वाज एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनको चुना गया है 12 एंटी करप्शन चैंपियंस के तौर पे और इसको अनाउंस किया गया है यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। ये एक 40 ईयर ओल्ड एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट जो था, जो लगभग 2 डिकेड पहले हुआ था इंडिया में, तो उसमें ये एक एक्टिव मेंबर थे और ये फाउंडर हैं सतर्क नागरिक संगठन के, जिसका काम है प्रमोट करना क्या? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट में, तो इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है एंड शी इज द फाउंडर ऑफ सतर्क नागरिक संगठन एंड शी गॉट selected as a 12 एंटी करप्शन चैंपियन। नेक्स्ट इज नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और इसका काम क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, टू क्रिएट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सिटीज। और अगर बात करी जाए इसके मिशन की, तो इसका मिशन है सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच टू अर्बन गवर्नेंस एंड सर्विसेज। और सिटीज को टारगेट करने की जो बात है वो है 2022 तक। सिटीज को टारगेट किया जाएगा 2022 तक। और अगर बात करी जाए सभी टाउन्स की, तो टारगेट है अचीव करने का, इसको नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन को अचीव करने का across all the towns is 2024. So very important. For cities it is 2022 and for towns it is for 2020. It is for 2022 for cities and 2024 for all the towns. Next is Minister for Loneliness. Minister for Loneliness. Recently the government of Japan headed by Prime Minister योशिहिदे सुगा, उन्होंने अपॉइंट किया टेत्सुशी सकामोटा एज कंट्रीज फर्स्ट एवर मिनिस्टर ऑफ
मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस। अभी जापान में जो सुसाइड रेट है वो इंक्रीज हुआ है ड्यू टू कोविड क्राइसिस, और बर्थ रेट जो है वो जापान का बहुत नीचे गिरा है। तो इन दो इश्यूज को देखने के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई है जापान गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज मिनिस्ट्री फॉर लोनलीनेस। नेक्स्ट इज एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड रिसर्च इन लाइवस्टॉक एंड एनिमल साइंस, AIIRLAS। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं इड़ापड्डी के पल्लानी स्वामी, इन्होंने इनोग्रेट किया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड रिसर्च इन लाइवस्टॉक एंड एनिमल साइंस। तो ये आपको लोकेशन याद रखनी है कहाँ पे सेटअप हुआ है, और ये लोकेटेड है थलाई वसल ऑफ सेलम डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट रूल। तो इन द मंथ ऑफ मार्च यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया पुदुचेरी में इंपोज करने के लिए प्रेसिडेंट रूल। अगर बात करी जाए, यहाँ पे गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, जिनकी जो पावर थी वो लॉस्ट हुई ड्यू टू वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब देखो, पार्लियामेंट में दो तरह के, विधानसभा में दो तरह के मोशन होते हैं, एक को बोलते हैं कॉन्फिडेंस मोशन और एक को बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन के द्वारा इनिशिएट किया जाता है पार्लियामेंट में या विधानसभा में, और जो कॉन्फिडेंस मोशन है इट इज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। नो कॉन्फिडेंस मोशन में, इस मोशन में क्या होता है, ऑपोजिशन जो है वो अपील करती है कि ये जो गवर्नमेंट चुन के आई है इनके पास मेजोरिटी नहीं है और हमें इस गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये अपनी मेजोरिटी को पेश कर पाएंगे पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट के सामने अपनी मेजोरिटी को पेश करना होता है, और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो वहां के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड विद, अगर बोला जाए सीएम, स्टेट का है तो सीएम, और अगर सेंटर की बात करी जाए तो पीएम अलोंग विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे हैव टू रिजाइन देना पड़ता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए। अब कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट के द्वारा पेश किया जाता है और गवर्नमेंट के लिए जो है वो वोटिंग होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में गवर्नमेंट के खिलाफ वोटिंग होती है, और अगर कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट जो है वो सरवाइव कर जाएगी, और अगर पास नहीं होता है, गवर्नमेंट को मेजोरिटी में वोट नहीं मिलते हैं, देन गवर्नमेंट हैव टू रिजाइन कॉन्फिडेंस मोशन में। ठीक है। अगर बात करी जाए प्रेसिडेंट रूल की, तो प्रेसिडेंट रूल आता है आर्टिकल 356 और इट इज ए काइंड ऑफ इमरजेंसी। और प्रेसिडेंट रूल जो है वो आए दिन लगता रहता है। अगर बात करी जाए एक और इमरजेंसी की, तो वो है नेशनल इमरजेंसी। ये आती है आर्टिकल 352 के अंतर्गत। और तीसरी इमरजेंसी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक लगी नहीं है इंडिया में। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है, 1961, 1971 एंड 1975। 1961 में जो इमरजेंसी लगी, नेशनल इमरजेंसी लगी, इट वाज ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन। एंड जो 1975 में इमरजेंसी लगी, इट इज बिकॉज ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। सो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बाद जो था वो बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया, और उसके बाद जो था नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करने के बाद 1976 में फिर एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसमें बहुत बड़े लेवल पे चेंज किया गया। और इंटरनल डिस्टर्बेंस में जो सबसे बड़ा कारण पाया गया, दैट इज जो लोग थे वो अपने फंडामेंटल राइट्स को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहे थे। तो गवर्नमेंट केम अप विद द अमेंडमेंट एंड government has introduced the fundamental duty in the constitution under article 51A। fundamental duties को introduce किया गया। गवर्नमेंट ने बोला कि you have a fundamental right, but most important thing,
यू शुड ऑल्सो फॉलो योर फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट तो हैं आपके पास, बट आपके कुछ दायित्व भी हैं समाज को लेके, देश को लेके, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को आप नहीं भूल सकते। और इसमें जो है क्या किया गया, आर्टिकल 51 ए के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई। क्लियर? तो ये जो है ये आप याद रखिए। और प्रेसिडेंट रूल जो है इसका यही। नेक्स्ट इज द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स। ट्रिप्स की बात हो रही है। सो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट किसके किसके बीच में? जो WTO के मेंबर हैं। WTO जो है वो इसके 195 मेंबर्स हैं। एंड अगर बात करी जाए इसकी एस्टैब्लिशमेंट की, तो 1995 में ये एस्टैब्लिश हुआ बाय रिप्लेसिंग गैट। गैट को रिप्लेस करके ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। और गैट अराउंड 1948 में बना था। और गैट की फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो इसको रिमूव करके WTO बना। और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में ये इसीलिए है क्योंकि इंडिया और साउथ अफ्रीका ने प्रपोज किया है कि इनको ट्रिप्स वेवर दिया जाए ऑन कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीनेशन के एक्सपोर्ट के लिए इनको ट्रिप्स वेवर दिया जाए। अगर इनको ये वेवर मिल जाता है तो इससे कॉस्ट जो है वैक्सीन की वो कम हो जाएगी। एंड फैसिलिटी, फ्री फ्लो ऑफ मेडिसिन एंड इजी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये बात हो रही है इंडिया की एंड साउथ अफ्रीका की विद ट्रिप्स फॉर द ट्रिप्स वेवर, द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नेक्स्ट इज SAI, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। तो अभी रिसेंटली एक इंडियन आर्मी की जो थी वो स्टेटमेंट आई थी, जिसमें जनरल MM नारावने ने बात करी, स्टेटमेंट दी कि इंडियन आर्मी जो है वो सेटअप कर रही है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज SAI, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। और इससे क्या किया जाएगा? इंटरनल कम्युनिकेशन किया जाएगा। और इसके लिए एक एप्लीकेशन बनाई गई है बाय कर्नल साई शंकर। साई शंकर के द्वारा, जो कर्नल हैं इंडियन आर्मी में, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन बनाई गई है। और अभी ये जो एप्लीकेशन है ये अंडर प्रोसेस है। साइबर सिक्योरिटी क्लियरेंस और डाटा टेस्टिंग इसका चला हुआ है और ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट, अगर बात करी जाए मिलिट्री स्पेंडिंग की, तो अभी रिसेंटली ब्रिटिश थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी, इसके द्वारा मिलिट्री स्पेंडिंग के बारे में एक डाटा निकाला गया है। और ये बोला गया है कि 1.8 ट्रिलियन US डॉलर जो हैं वो स्पेंडिंग हुई है फॉर द ईयर 2020। अगर बात करी जाए ग्लोबली, तो 3.9% ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग इंक्रीज हुई है। USA इज ऑन द टॉप और दूसरे नंबर पे है चाइना। और अगर बात करी जाए चाइना की, तो चाइना की वजह से ही एशिया का एक्सपेंडिचर में राइज देखने को मिला है। चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है अपनी आर्मी में, एक्सपेंडिचर करता है, सेकंड नंबर पे आता है। और अगर देखा जाए कि एशिया में जो स्पेंडिंग का राइज देखने को मिला है, तो वो चाइना की वजह से है। नेक्स्ट इज नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। तो ये अभी सेटअप किया गया है उदयपुर त्रिपुरा में। उदयपुर त्रिपुरा में इसको सेटअप किया गया है और इसको फंड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के द्वारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, एंड एनवायरमेंट ऑफ त्रिपुरा गवर्नमेंट एंड त्रिपुरा गवर्नमेंट। नेक्स्ट, ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, मींस इट्स स्पीड इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। जो ब्रह्मोस की स्पीड है, इट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। और
ब्रह्मोस मिसाइल जो बनाई गई है वो इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है। ब्रह्मोस में ब्रह्म मीन्स ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्को मीन्स द कैपिटल ऑफ रशिया, ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्को। अब ये जो मिसाइल है ये कहीं से भी लॉन्च करी जा सकती है, सी से, लैंड से, एयर से, कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि फिलीपींस के साथ इस मिसाइल के लिए एक पैक्ट साइन हुआ है, जिसमें फिलीपींस जो है वो इसका पॉसिबल परचेज कर सकता है। नेक्स्ट इज फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सेज। तो ये यूएस गवर्नमेंट के अंडर एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है फ्रीडम हाउस। It has published annual report on global politics, on global political right and liberties। तो इसमें देखा जाता है कि जो वर्ल्ड की जो डेमोक्रेसीज हैं उनमें कितनी फ्रीडम है। तो ये पॉलिटिकल फ्रीडम को दिखाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। और इस पोजीशन में, इस रिपोर्ट में जो इंडिया का स्टेटस है उसको डीग्रेड किया गया है, डाउनग्रेडेड किया गया है, बिकॉज इसमें बताया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तो अथॉरिटेरियनिज्म जो है वो इंडिया में बढ़ा है और जो डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा फॉलो नहीं हुई है। सो दिस इज अबाउट फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021। नेक्स्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलुरु एमर्ज्ड एज द बेस्ट सिटी, और ये रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, और ये मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। ये जो रैंकिंग है फॉर द सिटी फॉर विच असेसमेंट एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन द ईयर 2020, और अगर बात करी जाए तो इसमें 111 सिटीज थी, और अगर बात करी जाए लेस देन 1 मिलियन सिटी की, जिसमें 10 लाख से कम पॉपुलेशन है, तो शिमला ने इसमें टॉप किया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द HPS एग्जाम। शिमला हैज टॉप्ड इन द कैटेगरी ऑफ सिटीज विद पॉपुलेशन लेस देन मिलियन, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में शिमला हैज टॉप्ड। नेक्स्ट इज बाओधान। बाओधान इज ए वैरायटी ऑफ रेड राइस। रेड कलर में एक राइस होता है और इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसको एलुवियल सॉइल में उगाया जा सकता है, और ये असम, ब्रह्मपुत्रा वैली ऑफ असम में ये कल्टीवेट किया जाता है। वाई इट वॉज इन न्यूज़? बिकॉज इसकी जो फर्स्ट कंसाइनमेंट थी रेड राइस की, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को भेजी गई, और इसका एक फीचर ये है कि ये राइस जो है ये जो लो फर्टिलिटी लैंड है उसमें भी उगाया जा सकता है, कम वाटर इसमें यूज होता है, और केमिकल फर्टिलाइजर के बिना भी इसको उगाया जा सकता है। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, इसको सेटअप किया गया 1947 में, और ये आता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर। United Nation Economic and Social Council is the organ of UN. How many organs are there? UN के कितने ऑर्गन हैं? अगर बात करी जाए UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गन्स की, तो एक तो है UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। चौथा आ गया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एंड पांचवा आ गया सेक्रेटरीट। एंड पांचवा आ गया ट्रस्टीशिप काउंसिल। छठा ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो एबोलिश हो चुका है, ठीक है, 1994 में ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो एबोलिश हो चुका है। UNGA की बात करें तो इसमें 193 मेंबर मीट करते हैं,
दे डिस्कस अपॉन देयर इश्यूज, और इसमें वोटिंग होती है, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यूएनओ। इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इंडिया इज द नॉन परमानेंट मेंबर, और रिसेंटली दिस ईयर इन द मंथ ऑफ अगस्त इंडिया ने चेयरमैन किया, यूएनएससी की जो मीटिंग थी उसमें चेयरमैन रहा इंडिया। और अगर बात करी जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस काम करता है जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। अगर दो कंट्रीज के बीच में कोई इशू है तो उस इश्यूज को रिजोल्व किया जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बट द डिसीजन ऑफ आईसीजे इज नॉट द बाइंडिंग ऑन अदर कंट्री। ठीक है, और इसमें जो टोटल जजेस होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस होते हैं वो होते हैं 15, और इनका टर्म होता है 9 ईयर। ठीक है, एंड अगर बात करी जाए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की, तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 54 मेंबर्स हैं, और ये जो हैं ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को असिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सेटअप करा गया, ये जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप है उसको 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 किया गया है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा। अगर बात करी जाए यूनाइटेड नेशन की, तो ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया भी मेंबर है। इंडिया यूएनएससी का भी मेंबर है, और नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली है इंडिया को फॉर द सेकेंड टाइम। और अगर बात करी जाए एज पर द रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, इसकी अगर रिपोर्ट देखी जाए तो ये बात कर रहा है ट्रैपिंग एंड स्टोरिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम फॉसिल पावर जनरेशन। तो जो फॉसिल पावर जनरेशन है उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने की बात हो रही है, और इसमें बात हो रही है कार्बन न्यूट्रलिटी की। कार्बन न्यूट्रलिटी मींस नेट एमिशन ऑफ carbon should be zero. Net emission of carbon should be zero. Next is Tamilisai Sundararajan. Tamilisai Sundararajan. Tamilisai Sundararajan is the Lieutenant Governor of Puducherry, एंड इनको टॉप 20 ग्लोबल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड जो है ये प्रेजेंट किया गया है, और ये किया गया है यूएस कांग्रेशनल मल्टी एडवाइजरी टास्क फोर्स लेड बाय कांग्रेसमैन डैनी के डेविस के द्वारा इसको इंस्टीट्यूट किया गया है, और ये अवार्ड मिला है तमिलिसाई सुंदराराजन को अलोंग विद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कमला हैरिस के साथ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोलर मॉड्यूल, इंडिया ने डिसाइड किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि 40% कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी सोलर मॉड्यूल में, और 25% इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी सोलर सेल्स पे। और ये ड्यूटी लगाने का कारण क्या है? ड्यूटी लगाने का कारण है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, जो इंपोर्ट के ऊपर रिलायंस है इंडिया का उसको रिड्यूस करना है, और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो बूस्ट हो। ये इंडिया का एक फोकस है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस हो। अगर मैं बात करूं इंडिया के प्राइमरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की और टर्सरी सेक्टर की, तो आपको पता है इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें काफ़ी खामियां रही, ये कभी डेवलप नहीं हो पाया। वी आर द कंट्री जो प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट सर्विस सेक्टर में मूव कर गया। ठीक है, और अगर मैं बात करूं फेजेस की किसी भी इकोनॉमी के, तो हर फेजेस जो है वो इकोनॉमी को गुजरना होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इज द फेज जहां से
हमारी कंट्री, हमारी इकोनॉमी गुजरी ही नहीं। तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ द इशू अगर हम बात करें इंडिया की। और अगर किसी चीज़ में किसी कंट्री में कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो उसको रिलाई करना पड़ेगा फिनिश गुड के लिए किसी और कंट्री पे, ठीक है। और रिसोर्सेज से कुछ नहीं होता है किसी भी कंट्री में। अगर किसी कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल है, उससे कुछ नहीं होता है। रॉ मटेरियल शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो सकती। और प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना इज क्वाइट प्रॉफिटेबल, ठीक है। नेक्स्ट इज रेसिन डैम एंड चिलिमल डैम। तो ये रिसेंटली अभी चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में इनोग्रेट किया गया, और इसको इनोग्रेट किया चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी योगी आदित्यनाथ जी ने। और ये चित्रकूट में जो अभी वाटर की प्रॉब्लम्स है, एग्जिस्टिंग वाटर प्रॉब्लम्स हैं, उनसे रिलीफ मिल सकता है। तो इसका लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेसिन डैम एंड चिलिमल डैम। नेक्स्ट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी of Delhi laws, special provision, second amendment bill 2021। तो ये एक बिल लाया गया है टू रेगुलाइज अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली। तो जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज बन रही हैं दिल्ली में, उनके ऊपर रेगुलेशन के लिए ये बिल लाया गया है। और ये बिल अर्लियर राज्यसभा में पास हुआ था एंड नाउ गोट अप्रूव्ड इन लोकसभा ऑल्सो। तो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जो हैं उनके ऊपर सीलिंग जो है वो लग सकती है। इट वुड प्रिवेंट सीलिंग ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज टिल December 31st of 2023। सो एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये लॉ क्यों आया है? अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लिए जो दिल्ली में हो रही है। नेक्स्ट इज आत्मनिर्भर निवेशक मित्र। आत्मनिर्भर निवेशक मित्र एक पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये इसका काम क्या है? डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो हैं, जो हमारे लोकल इन्वेस्टर हैं, उनको प्रमोट करना, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, हमने आत्मनिर्भर भारत एक स्कीम लॉन्च करी है पूरे इंडिया में, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी रिलायंस, हम सेल्फ रिलायंस बने। और सेल्फ रिलायंस ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा ऑब्जेक्टिव बना। सेल्फ रिलायंस हमारे 5 ईयर प्लान में भी काफ़ी टाइम तक ऑब्जेक्टिव रहा। अगर आप देखेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान, तो थर्ड 5 ईयर प्लान में हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो सेल्फ रिलायंस ही था, बट हम उसको अचीव नहीं कर पाए थे। और सेल्फ रिलायंस इज द थिंग जिसको अचीव नहीं किया जा सका है कभी भी। तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। अगर आपको आत्मनिर्भर बनना भी है, सेल्फ रिलायंट बनना भी है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए, ठीक है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है उसके लिए ये पोर्टल बनाया गया है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो वेब पेज बनाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, वो अवेलेबल होगा सारी की सारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें भी होगा, और मोबाइल रिलेटेड एप्लीकेशन होगी ये। नेक्स्ट इज 14th 5 ईयर प्लान। 14th 5 ईयर प्लान जो है वो चाइना के द्वारा अभी अप्रूव किया गया है फॉर द ईयर 2021 to 25। तो इस प्लान में कुछ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स की बात करी गई है जिससे इंडिया भी हैम्पर होता है, ठीक है। इसमें इंक्लूड है डैम जो बनाए जा रहे हैं तिब्बत ऑन लोअर ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा जो है वो नॉर्थ ईस्ट के थ्रू जो है वो फिर बांग्लादेश के थ्रू फिर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और ब्रह्मपुत्रा पे अगर डैम कंस्ट्रक्टेड हो रहे हैं तो ये इंडिया के लिए भी कंसर्न की बात है। नेक्स्ट बात करी जाए सिचुआन तिब्बत रेलवे लाइन, तो ये भी एक रेलवे लाइन बिल्ड करी जा रही है चाइना के द्वारा इंडिया के बॉर्डर के साथ में। सो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, और ये 14th 5 ईयर प्लान चाइना के द्वारा लाया गया है।
नेक्स्ट इज इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो लगातार इंक्रीज हुए, जैसा कि मैंने पिछले जो करंट अफेयर था उसमें भी मैंने बताया कि इंडिया की जो एसडीआर कलेक्शन है उसको भी इम्प्रूव किया गया है आईएमएफ के द्वारा। और अगर बात करी जाए इंडिया के रिजर्व्स की तो रशिया को सरपास कर दिया है इंडिया ने। रशिया को सरपास करके इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री बन गया है इन टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, और इंडिया ने अभी 580.3 बिलियन यूएसडी जो है वो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हुई है इंडिया की, जो कि रशिया की 580.1 बिलियन से ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स हैं चाइना में, उसके बाद जापान में और उसके बाद स्विट्जरलैंड में। ठीक है, एंड इंडिया बिकम द फोर्थ एंड रशिया बिकम द फिफ्थ। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज्म। तो एक साइंटिस्ट हैं हांगकांग के, उन्होंने डिस्कवर की है एक टेक्नोलॉजी, डेवलप करी है एक टेक्नोलॉजी जिसमें जो ऑटिज्म है, ठीक है, रेटिनल आई स्कैनिंग है जिसमें डिटेक्ट किया जा सकता है ऑटिज्म को, जो आईज में होता है अर्ली स्टेजेस में ही। ठीक है, और इस ये जो टेक्नोलॉजी है ये यूज करेगी क्या, मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या होती है, जिसमें मशीन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को कैलकुलेट करके स्ट्रक्चर में फॉर्म करती है एंड देन गिव सम रिजल्ट, प्रेडिक्शन देती है हमें, उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। ठीक है, कोई अनस्ट्रक्चर्ड डाटा था, वो मशीन ने रीड करना स्टार्ट किया, फिर उसको स्ट्रक्चर में चेंज किया और उसके अकॉर्डिंग फिर प्रेडिक्शन देनी स्टार्ट कर दी, दैट इज योर मशीन लर्निंग। और ये आती है आर्टिफिशियल, इसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। तो जो ये रेटिना की प्रॉब्लम है तो इसको डिसेबल किया जा सकता है थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज ई कॉमर्स पॉलिसी। ई कॉमर्स पॉलिसी जो है ड्राफ्ट करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसको बनाया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, ले डाउन द प्रिंसिपल्स फॉर डाटा यूसेज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल फॉर डाटा यूसेज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एंड इट ऑल्सो एम्स टू पुट इन प्लेस प्रोटेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट मिसयूज एंड एक्सेस ऑफ डाटा बाय अनऑथराइज्ड पर्सन। तो ई कॉमर्स पॉलिसी इंडस्ट्रीज के लिए बनाई गई है, सो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज न्यू सिस्टम ऑफ सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन ऑफ फैक्ट्री। तो किस गवर्नमेंट के द्वारा ये सिस्टम बनाया गया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, न्यू सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन का। ठीक है, जैसे फैक्ट्रीज लॉ होते हैं, फैक्ट्रीज लॉज में लेबरर को लेके बहुत सारे लॉज बनाए जाते हैं कि उनका जो सिस्टम है, मशीनरी है, वेंटिलेशन है, फिर एम्बुलेंस की जो फैसिलिटी है, टॉयलेट्स हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए। इक्विपमेंट उनके पास अच्छे हैं कि नहीं है, सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं फैक्ट्री में कि नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब इस सिस्टम में क्या किया जा रहा है, इस सिस्टम में जो डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्रीज है, बॉयलर्स एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, लेबर एंड लीगल मेट्रोलॉजी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये जॉइंट इंस्पेक्शन कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, फैक्ट्रीज की, बिजनेसेस की। ठीक है, इन ए सिंगल विंडो मैनर। सो इट वाज लॉन्च्ड बाय कर्नाटका। नेक्स्ट इज RH 560। RH 560 is nothing but it is a sounding rocket। साउंडिंग रॉकेट जिसको लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, कहां से,
सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा रेंज से। और अगर बात करी जाए इसका एम क्या है, इसका एम है टू स्टडी एटीट्यूडिनल वेरिएशन इन न्यूट्रल विंड एंड प्लाज्मा डायनेमिक, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा डायनेमिक एंड न्यूट्रल विंड में जो एटीट्यूडिनल वेरिएशन होती हैं उनकी स्टडी करना। और इसमें 1 और 2 स्टेज जो रॉकेट सॉलिड प्रोपेलेंट है वो यूज होता है, ठीक है। एंड इसको बेसिकली यूज किया जाता है फॉर प्रोबिंग द अपर एटमॉस्फेरिक रीजन फॉर रिसर्च। नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो एक एक्ट आया था 1998 में, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसने डिक्लेयर किया था, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है मोहाली पंजाब, इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया था इस एक्ट ने। फिर जो 6th न्यू इंस्टीट्यूशन है फार्मास्यूटिकल के, तो ये अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता एंड रायबरेली में सेटअप किए गए 2007 में और 8 में। और रिसेंटली एक बिल पास हुआ है कि इन 6 इंस्टीट्यूशन को भी नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जाए, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, DFI। सो कैबिनेट ने एक बिल क्लियर किया है जिसमें बात करी जा रही है DFI को एस्टैब्लिश करने की, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। ये DFI क्या काम करेंगे, ये DFI काम करेंगे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के लिए इंडिया में, ठीक है। डेवलपमेंटल प्रोग्राम के लिए इंडिया में काम करेंगे। और इंडिया ने इसकी जो कैपिटल रखी है 20,000 करोड़ इनिशियल पेड अप कैपिटल इसमें लगाई है। और इसका एम क्या है, टू मोबिलाइज अराउंड 3 ट्रिलियन फ्रॉम मार्केट्स in a few year to provide a long term fund in infrastructure project, ठीक है। और DFI एस्टैब्लिश करने की बात कर रही है, मार्केट से 3 ट्रिलियन उठा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लगाने की बात हो रही है। और गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ रुपीस जो हैं इसके लिए ग्रांट करे हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म, तो ये जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म, ये लॉन्च किया गया है, बनाया गया है सिंगापुर के द्वारा, ठीक है। ऑल्दो अगर बात करी जाए सिंगापुर की, तो सिंगापुर का साइज बहुत कम है, बट अगर बात करी जाए पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की, तो इट इज वन ऑफ द एशियाज बिगेस्ट एमिटर। तो क्लाइमेट चेंज क्राइसिस में ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी कर रहा है एक तरह से। अगर एशिया में बात करी जाए तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ये जो सिंगापुर का एक प्रोजेक्ट आया है, दैट इज फ्लोटिंग सोलर फार्म, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट। अगर बात करी जाए सोलर एनर्जी की, तो सोलर एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो एक अच्छा सोर्स है जिससे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऐसे इफेक्ट्स को रोका जा सकता है। नेक्स्ट इज न्यू पार्टनरशिप बिटवीन नीति आयोग एंड अमेज़न वेब सर्विसेज। ये पार्टनरशिप हुई है 2 इंस्टीट्यूशंस के बीच में, नीति आयोग एंड अमेज़न वेब सर्विसेज। और इसका काम क्या है, स्टूडेंट को क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताना थ्रू अटल थिंकरिंग लैब, ठीक है। और इसमें वेब होस्टिंग की भी बात करी जाएगी, क्लाउड स्टोरेज की भी बात करी जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसकी भी बात करी जाएगी, मशीन लर्निंग की बात करी जाएगी, वर्चुअल रियलिटी। तो ये सारे कंसेप्ट जो हैं इनको समझाने की बात होगी इस प्रोग्राम के अंडर। और ये पार्टनर हुआ है बिटवीन नीति आयोग एंड अमेज़न वेब सर्विसेज। नेक्स्ट इज नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है
इसमें क्या है, इट इज ए सैंडबॉक्स which is open to everyone from healthcare providers to app builder. Sandbox services of NDHM host the building block environment that are useful to anyone who wishes to create software, services and app to be integrated with NDHM services. Not so important. Next, वर्ल्ड स्लीप डे। वर्ल्ड स्लीप डे अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया 19th of March, ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया वर्ल्ड स्लीप डे के द्वारा, वर्ल्ड स्लीप डे कमेटी के द्वारा, अंडर जो कि आती है वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी के अंदर, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन रिड्यूसिंग स्लीप प्रॉब्लम। जो स्लीप प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है बाय बेटर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्लीप डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली इसरो ने 3 स्पेस इंक्यूबेशन टेक्नोलॉजी सेंटर खोले हैं। कहाँ कहाँ पे, NIT नागपुर, भोपाल एंड रूरकेला। और इसका काम क्या है, इसका एम है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू एनकरेज एंड गिव अ प्लेटफॉर्म फॉर स्पेस एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने की बात हो रही है, स्पेस को एक बिजनेस एसेट बनाने की बात हो रही है। इसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और जो फ्रेश माइंड है इंडिया का इसमें इन्वेस्ट करे, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप करे, बिजनेसेस में आए। तो इस चीज को एनकरेज करने की बात हो रही है और इसमें इसरो जो है वो अपना योगदान दे रहा है। तो इसके तहत कुछ इंक्यूबेशन टेक्नोलॉजी सेंटर खोले जा रहे हैं, ठीक है। और पहले 3 खोले गए थे, NIT अगरतला, NIT त्रिची और NIT जलंधर। तो अब 6 हो गए। नेक्स्ट, ई टेंडरिंग पोर्टल। ई टेंडरिंग पोर्टल दैट इज कॉल्ड एज परनीत। अगर बात करी जाए यूनियन पावर मिनिस्ट्री की, ठीक है, तो इसने लॉन्च किया है ई टेंडरिंग पोर्टल दैट इज परनीत। और इसका काम क्या है, इसका काम है द पोर्टल इज एम टू मेक टेंडरिंग प्रोसेस, जो टेंडरिंग प्रोसेस होती है पावर ग्रिड्स की, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने की, और जो पेपर है, उस पेपर वर्क है उसको कम करने की, ठीक है। तो ये पोर्टल इसीलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो टेंडर्स निकाले जाते हैं पावर ग्रिड्स को लेके वो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। तो अभी ये जो है इसको सर्टिफाइड किया गया है, इसकी जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन जो है वो हुई है, और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ऑब्जर्व किया गया 23rd of March, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये एस्टैब्लिश हुई 23rd of March 1950, क्लियर। और this day also highlight the role played by human and organization in protecting earth atmosphere. So this is very important. 23rd of March, World Meteorological Day. Next is the Memorandum of Understanding. तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिसेंटली जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है UPSC के बीच में और UPSC ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड सिविल सर्विसेज कमीशन ऑफ अफगानिस्तान। तो इंडिया और अफगानिस्तान के जो सर्विस कमीशन है, सिविल सर्विसेज कमीशन है, इनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हुआ है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू शेयर एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज बिटवीन द टू एजेंसीज इन रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, इन 2 कमीशंस के बीच में, देश के कमीशंस के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है।
Next is Sharad Pagare. Sharad Pagare is a Hindi राइटर एंड इनको अभी प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, दैट इज व्यास समन 2020 अवार्ड। और इनको जो ये अवार्ड मिला, ये मिला है अपनी नोवेल के लिए। नोवेल कौन सी? पाटलिपुत्रों की समरागी। पाटलिपुत्रों की समरागी। सो आप ये भी याद रखिए, ये नोवेल किसने लिखा है? शरद पगारे, और इनको मिला है व्यास समन अवार्ड। और व्यास समन अवार्ड जो है वो दिया गया के बिरला फाउंडेशन के द्वारा फॉर हिंदी लिटरेरी वर्क ऑथर्ड बाय इंडियन सिटीजन पब्लिश्ड ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर। ठीक है, के बिरला के द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग। और रिसेंटली स्टैंडर्ड एंड पुअर जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, तो इसने अपना जो एस्टिमेशन है, रेटिंग है, उसको रिवाइज किया है। और इसने इंडिया की ग्रोथ जो है, इंडियाज ग्रोथ को फोरकास्ट किया है अभी 11%। पहले इसने किया था 10%, तो अभी इसने इसको रिवाइज किया है और 11% बताया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। ठीक है, तो ये भी है। और इसको रिवाइज क्यों किया गया? बिकॉज जो इंडिया की एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आई है, जिसमें इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है अपनी फिस्कल पॉलिसी में, बजट बनाया गया है, तो ये इससे क्या होगा? बूस्ट होगा डोमेस्टिक प्राइवेट स्पेंडिंग। ठीक है, और सेंट्रल बैंक के द्वारा भी जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है दैट इज़ वेरी एक्सपेंशनिस्ट। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रोथ को बढ़ा सकता है। तो दिस इज फोरकास्टेड बाय स्टैंडर्ड एंड पुअर। नेक्स्ट इज वे साइड एमिनिटीज। तो वे साइड एमिनिटीज जो है वो डेवलप करने की बात हो रही है वर्ल्ड क्लास बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, और ये बनाई जा रही हैं मोर देन 600 लोकेशन में इन 22 स्टेट्स टू इम्प्रूव द कम्यूटिंग एक्सपीरियंस। जो कम्यूटिंग एक्सपीरियंस है पैसेंजर का और ट्रकर्स का, उसको इम्प्रूव करने के लिए NHAI के द्वारा वे साइड एमिनिटीज जो है वो डेवलप करी जा रही हैं और इन पे वर्ल्ड क्लास लेवल पे काम करने की बात हो रही है। और नेक्स्ट 5 ईयर की अगर बात करी जाए तो नेक्स्ट 5 ईयर में टारगेट इसको किया, बोला गया है कि नेक्स्ट 5 ईयर में इन वे साइड एमिनिटीज को कंप्लीट करना है। और अगर बात करी जाए 2021-22 की, तो टारगेट दिया गया है 130 का। 130 लोकेशंस को टारगेट करके इसको बनाना है। ठीक है, सो दिस इज all for this lecture, and we have completed all the important current affair of this month. So I hope आपको जितनी भी चीज़ें हमने कवर करी वो समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।